ये पेपर हमारा है 2018 का। पेपर कौन सा है ये? पेपर 2 है ये। और ये कौन सा है? ये 2018 एमसेट है आपका। और हम सॉल्व करेंगे सीडीपी यानी कि पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिन्हें हम कहते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा और शोन आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2018 का पेपर। चलिए हम सॉल्व करते हैं पेपर 1 में, यानी कि सीडीपी से आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2018 का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई था माय फ्रेंड्स। मुझे लगता है 2018 का पेपर को आपने यदि सही तरीके से एनालिसिस करके, वीडियो को स्टॉप करके या जैसा भी आपको लगे, आप एनालिसिस करके सही इनमें से काफ़ी ज़्यादा आप ला सकते हैं। 20 या 20 तक भी ले आ पाएंगे। तो मुझे लगता है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि 2018 का पेपर जो था वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था और काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल कहा गया था। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने पे काफ़ी ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपके प्रिपरेशन में ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा, रोल करेगा। ओके, चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंग रागों की और से विकास दर्शाता है। पहला ऑप्शन आपका है विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, या फिर सेकंड ऑप्शन आपका कहता है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, या मध्य ब्राह्म विकास के सिद्धांतों को, या सोपानी विकास के सिद्धांतों को। तो आप इसका एनालिसिस कीजिए, स्टॉप करके वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सही उत्तर भी मेरा देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बताना चाहूँगी, आंसर के साथ जाना चाह रही हूँ। तो मेरा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चंस कर रहा है केंद्रीय भाग का आपका परिधियों से अंग की ओर, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी से टुवर्ड्स फ्री हेमिस्फीयर। ओके, यानी कि सेंट्रल से हमारा, यानी कि केंद्र से हो करके उसके बाद जो फिर फैलाव होता है वो किस तरीके से, किन भागों से होता है, वो इसमें पूछ रहा है आपका। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि मध्य भाग होगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होती है, जहां पर आपको बताया जाता है कि पहला ऑप्शन आपका है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या फिर सेकेंड आपका प्रमुख स्थान स्कूली की दिनचर्या का होता है, या थर्ड आपका बोलता है प्रमुख स्थान स्कूली की गतिविधियों का होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो ऑब्वियसली स्कूल से रिलेटेड है। समाजीकरण, बच्चों के लिए समाजीकरण में जो संस्था है, कौन सी संस्था है? ये स्कूल का जो संस्था है वो किन के लिए प्रमुख है? तो प्रमुख है वो बच्चों के लिए। ओके, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं क्या चीज़ का? ओके, यानी किस चीज़ का? पहला ऑप्शन आपका समूह की पहचान का है, सेकंड ऑप्शन आपका समूह आज्ञाकारिता का, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका समूह निर्देश अनुपालन का, या फिर फोर्थ आपका ऑप्शन कहता है समूह की अनुरूपता का। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो 3 का, सोचिए क्या हो जाएगा? 3 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, यानी कि समूह की अनुरूपता का आप वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन? शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 4 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 4 नंबर हमारा कह रहा है किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के ब्लैंक चरण में प्राप्त हो जाता है। ओके, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट परमानेंट से रिलेटेड है, जो भी बच्चे को ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपका इसमें कुछ भी खेलना वगैरह, कुछ भी छूना टच करना से रिलेटेड, तो वो प्याजे के अनुसार को अकॉर्डिंग से जो उनका कौन सा स्टेज में, यानी कि कौन सा चरण में है, वो आपको बताना है। पहला आपका संवेदीगामक, दूसरा आपका पूर्व परिचालन, थर्ड आपका मूर्त परिचालन, फोर्थ आपका औपनिवेशिक परिचालन। तो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1, संवेदी गामक की ओर ये मतलब चरण में ये प्राप्त हो जाता है। कौन सा? ऑब्जेक्ट परमानेंट्स। ओके, हिंदी में अस्थायित्व की धारणा आपको पढ़ने में थोड़ी परेशानी, क्योंकि आप वस्तु बोल रहा है ना, आपको वस्तु बोल रहा है, वस्तु जैसे आपको मतलब वस्तु पे आपका ध्यान जाएगा और यहाँ प्याजे होगा, प्याजे से रिलेटेड, वस्तु से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा, तो आप सिंपल और सिंपल सेंसरी मोटर के साथ जाएंगे, संवेदी गामक के साथ, न कि किन्हीं और के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है? व्यक्तिगत शिक्षा का कार्यक्रम की योजना ब्लैंक के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला ऑप्शन आपका विशेष शिक्षा कार्यक्रम, सेकंड ऑप्शन आपका कहता है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, या थर्ड कहता है मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, फोर्थ कहता है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर जो 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम देखते के साथ लगा सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, क्योंकि किसी भी योजना या कोई भी शिक्षा कार्यक्रम को हमें बच्चों को केंद्र में रख करके ही करना सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि ब्लैंक में
महीनों की आयु के बीच में अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। आप मिलाइए कि बच्चों का कौन सा वो महीना होता है जो कि छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके मिक्स करके वो बोलना हमें स्पीकिंग मतलब उनमें आ जाता है। वो बोलने लगते हैं मम्मी पानी पीना है, इस टाइप में बोलना है। मतलब जो भी बच्चे बोल रहे हैं स्टार्ट कर दे तो वो कौन सा मंथ को आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देखिए आपका 12 से 18, या ऑप्शन नंबर 2 18 से 24, या फिर ऑप्शन नंबर 3 आपका बोल रहा है 24 से 30, या फिर 4 बोल रहा है आपका 30 से 36। तो आपका जो नंबर आपका 2 ओके, यानी कि 18 से 24 यानी कि 18 से 24 मंथ के बीच में बच्चों में इस मंथ के आयु में मतलब कि इस महीने के आयु में बच्चों में अधिकांश बच्चों के छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बुद्धि लब्धि का IQ की अवधारणा किसने दी थी। ओके, किसने दी थी? गिल्टॉन यानी कि गेल्टॉन के द्वारा दी गई थी, बिने के द्वारा दी गई थी, स्टर्न के द्वारा दी थी, या टर्मन के द्वारा दी गई थी। तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा बुद्धि लब्धि से रिलेटेड, जो कि बुद्धि लब्धि का ये तीनों जो है ये तीनों ने दिया था अपने अपने अलग अलग विचार, क्योंकि टर्मन का दिया हुआ कुछ और था और जो आपका इनसे रिलेटेड टर्मन का अलग था, स्टर्न का अलग था, बिने का अलग था, लेकिन तीनों ने एक ही चीज़ भी दी थी। वो किसी पे दी थी? बुद्धि लब्धि पे ही दी थी। तो बुद्धि लब्धि पे इन्होंने ही दी थी। तो वो कौन सा था इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें अवधारणा किसने दी थी। तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, यानी कि स्टर्न ने दी थी, स्टर्न के द्वारा हमारा ये क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा। और बाकी ऐसा रही कि बिने ने क्या दी थी। बिने ने हमारा ये समझिए कि इन्होंने कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज का मतलब लाए थे, और ये टर्मन द्वारा जो दिया गया था, सो टर्मन द्वारा यहाँ पर हमें इसका फॉर्मूला दिया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं सृजनात्मकता की ओर। 8 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 8 क्वेश्चन कहता है कि सृजनात्मकता को ब्लैंक की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका द्रव बौद्धिकता, सेकंड ऑप्शन आपका रवादार बौद्धिकता, या थर्ड कहता है अभिश्रित सोच, या फिर फोर्थ आपका कहता है विविध सोच। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विविध सोच की ओर। ठीक है, सृजनात्मक अवधारणा संबोधित करता है। 9 क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 9 क्वेश्चन कहता है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि ओके संयोजनों को इसके ब्लैंक नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला ऑप्शन आपका ध्वनि संबंधी, दूसरा व्याकरणीय, तीसरा है आपका वाक्यात्मक, फोर्थ है आपका विभिन्न विषयक। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ध्वनि संबंधी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 10 क्वेश्चन क्या कहता है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है। ओके, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति को हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 ओके, यानी कि भाषा निर्धारित कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपको क्या कहता है अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो वह उपयोग करता है किस चीज़ का? पहला अंतर्दर्शी का, या सेकंड है कलन विधि का, थर्ड है मानसिक दृढ़ता का, या फोर्थ है अनुमानी विधि का। तो आप इसमें देखिए क्या होगा। हमें चलते हैं इनमें जो रवि के अकॉर्डिंग है लक्षणों और आधार उपकरणों का खराब हो गया है, ये किस तरीके से अपना मतलब परीक्षण कर रहा है अपना, तो वो एक तरह से अनुमानित विधि पे कर रहा है। कैसे कर रहा है? अनुमानित विधि इसका सही जवाब होगा। अनुमान लगा के कि मुझे इसका भी उपकरणों का मरम्मत करना होगा। ओके, उपयोग कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आपका क्या कहता है दिव्या अक्सर निर्देशों कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग कर रही है यानी कि किस चीज़ का उपयोग कर रही है? कम करने यानी कि कम करने की विधि का, सेकंड है द्वितीय विस्तारण विधि का, या थर्ड है उपलक्ष्य विशेषण विधि का, या फोर्थ आपका कहता है क्रियात्मक जुड़ता नियामक विधि का। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उपलक्ष्य विशेषण विधि का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या कहता है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि पहला लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, सेकंड ऑप्शन आपका कहता है कि लैंगिकता एक अनुवांशिकता प्रतिभा है, थर्ड कहता है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या फोर्थ आपका कहता है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 14 के साथ, क्योंकि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ओके, सामाजिक है, हमेशा याद रखिएगा। पुरुष महिला इन जेंडर जो इशू जो निकाला है वो समाज ने ये चीज़ क्रिएट किया है। क्वेश्चन 14 क्या कहता है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंक और क्रेडिट ओके संचय प्रणाली ब्लैंक के कुछ उदाहरण है। किनके उदाहरण है? पहला ऑप्शन परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, या फिर सेकंड ऑप्शन कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, या फिर थर्ड आपका कहता है आलेख पत्र यानी कि जिसे हम रिपोर्ट कार्ड कहते हैं में अकादमिक प्रगति को दर्शाने में, या फिर फोर्थ आपका कहता है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि में। ओके,
तो जो हमारा ग्रेडिंग, कोडिंग यानी कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंक, क्रेडिट, ये सारा संचय जो प्रणाली है वो किन चीज़ों का उदाहरण है? वो उदाहरण आपका सभी के सभी ऑप्शन नंबर 4 यानी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि आंकन की गणन विधि का। ओके, क्योंकि ये सारा मैथ्स में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या कहता है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस प्रकार से? पहला ऑप्शन अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, या सेकंड आप कहता शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशाली का मूल्यांकन करने में, थर्ड कहता कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के समक्षता समूह बनाने में, या फोर्थ कहता आपका शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि शिक्षण अधिगम विधियाँ जो प्रभावशाली मूल्यांकन करने में, क्योंकि अधिगम विधियाँ जो है यानी कि जो इवेल्यूट करने में, इफेक्टिवनेस ऑफ ये पेडागोजी में है। सेकेंड नंबर का ये सबसे पॉजिटिव उत्तर है हमारा। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि आकलन से रिलेटेड पूछ रहा है ना, शिक्षकों के आकलन में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रभावशाली तरीका रहेगा? तो ऑब्वियसली शिक्षण अधिगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण क्वेश्चन कहता है समावेशी शिक्षा ब्लैंक के सिद्धांत पर आधारित है। किस चीज़ के सिद्धांत पर आधारित है? क्या? हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो पहला ऑप्शन आपका सामाजिक संतुलन पर, या फिर क्षमता एवं समान अवसर पर, या फिर सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है विश्व बंधुता पर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि समता एवं समान अवसर पर, या सबको समान अवसर देना चाहिए सभी बच्चों को, चाहे बच्चे किसी भी प्रवेश, किसी भी लिंग, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को हो, लेकिन हमें सबको समान अवसर प्रदान करना चाहिए। और समावेशी शिक्षा यही हमें कहता है सबको समान अवसर और समान योग्यता देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कहता है? दिव्यांगता अधिकार अधिनियम वर्ष ब्लैंक में किया गया। कब किया गया था दिव्यांगता अधिकार यानी कि नियम? ये बनाया कब गया था? ओके, डिसेबिलिटीज पे यह पूछा गया आपसे कि ये कब मतलब कि बताया गया था। राइट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, ये कौन से ईयर में बनाया गया था? तो ये आप गैस कीजिएगा, ये मैं आंसर बताना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2016 में बनाया गया था। ओके, 2016 में इसका अधिनियम वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ओके ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां ऑप्शन नंबर 1 आपका कहता है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, या फिर ऑप्शन 2 कहता है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका कहता है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है बच्चों के समरूप अधिगमकर्ताओं बनाने में प्रशिक्षित हो। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा आप गेस कीजिए, मैं आंसर के साथ जाना चाहूँगी, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ओके, विविध यानी कि विविध अधिगम आवश्यकताओं वाले अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 19 नंबर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार यानी कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कौन सुनिश्चित करता है? पहला ऑप्शन आपका 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित करता है, या सेकंड ऑप्शन आपका 3 वर्ष से यानी कि 3 से 18 वर्ष के लिए, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका 6 से 14 वर्ष के लिए, या फोर्थ ऑप्शन आपका 6 से 22 वर्ष के लिए। इनमें से दिव्यांग बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो घोषित किया गया था यानी कि फ्री एजुकेशन बिना पैसों का पढ़ाई का, और कितने सालों तक पढ़ाना है वो कितने मतलब इनके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्या कहता है? 20 क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। 20 नंबर कहता है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य ब्लैंक से है। ओके, पहला ऑप्शन आपका है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, सेकंड ऑप्शन आपका शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका कहता है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ओके, यानी कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना पर जो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदान से यह तात्पर्य होता है सार्वभौमिक संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 क्या कहता है? ओके, 21 क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का निर्णय जैसे कि
योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि ब्लैंक में अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन आपका है केंद्रीकरण, सेकेंड ऑप्शन आपका है संज्ञान बोध, थर्ड है आपका संज्ञान, फोर्थ है आपका समायोजना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का सही जवाब हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ, संज्ञान बोध के साथ। ओके, मेटाकॉग्निशन के साथ, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल करता है हमारा ये योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करने पे। ओके, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे ब्लैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैंक। और ब्लैंक क्या होगा? पहला नंबर होगा आपका प्रतिक्रियावादी सोच, या सेकंड कहता है सृजनात्मक सोच, या थर्ड कहता है अमूर्त सोच, या फोर्थ कहता है मूर्त सोच। तो आपका जो 22 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मूर्त सोच। ओके, देख करके उस चीज़ को जानने पर ये ज़्यादातर सूचनाओं की व्याख्या सही है। ओके, क्योंकि रिफ्लेक्टिव ये सही नहीं है, क्रिएटिविटी तो करने पे डिपेंडेबल, अमूर्त तो जो चीज़ है ही नहीं लेकिन उसके बारे में सोचने पे अमूर्त हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो चीज़ है उसे देखो, समझो, जानो। नेक्स्ट 23 क्या है? अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? ओके, क्या कहा जाता है? क्या उन्हें विभेदी अनुदेशन कहा जाता है, या चयनित अनुदेशन कहा जाता है, या सटीक शिक्षण कहा जाता है, या त्रुटिहीन अनुदेशन कहा जाता है? तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी कि विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। ओके, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ओके, ये हमारा 23 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 1 सही था। नेक्स्ट 24 आते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के ब्लैंक चरण की पूर्ववर्ती है। पहला ऑप्शन आपका अधिग्रहण है, या अभिप्रेरणा है, या आत्मनिर्भरता है, या सामान्यीकरण है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिपालन अवधि का एक विशिष्ट चरण कौन सा अधिगम चरण में पूर्ववर्ती बोल रहा है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, 4 हमारा सही है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन से कह रहा है कि जनरलाइजेशन जो है वो हमारा सही हो जाए, क्योंकि जनरलाइजेशन चरण की पूर्ववर्ती है। हमारा 25 क्वेश्चन क्या कहता है? जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं। ओके, क्या होते हैं वो बताना है। क्या वो अन्योन्याश्रित होते हैं, या सेकंड बोलता है स्वतंत्र होते हैं, या थर्ड बोलता है अंतर संबंधित होते हैं, या फोर्थ बोलता है एकीकृत होते हैं। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि जजोंग का जो मानना था उनके अनुसार से जो संज्ञान है और भाव ये दोनों स्वतंत्र होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 क्या कहता है? पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है और वह शिक्षण क्या विधि का प्रयोग कर रहा है। ओके, यानी कि कौन सा विधि का प्रयोग करे वो बताना है। क्या आपका वो पहला ऑप्शन अनुकरण होगा, सेकंड ऑप्शन आपका अवलोकन होगा, या थर्ड ऑप्शन आपका संशोधन होगा, या फोर्थ ऑप्शन आपका प्रतिरूपण होगा। तो हमारा जो 26 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रतिरूपण होगा, मॉडलिंग से रिलेटेड। ओके, क्योंकि यहाँ पर सुधार लाने के लिए, बच्चों को सीखने के लिए, सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन विधि से सिखा रहा है। प्रदर्शन विधि जिन्हें हम देख करके सीखते हैं, तो मॉडलिंग में ऑब्वियसली हम किसी चीज़ को बना करके दिखा कर सिखाते हैं ना, इसलिए से इसका उत्तर प्रतिरूपण हो जाएगा। 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 आइए पढ़ते हैं। मैन्य और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। कौन सा करता है? चौकस का करता है, या सतर्कता का करता है, सतर्क का कर रहा है, या फिर निवर्तमान का कर रहा है, या फिर निरंकुश का कर रहा है। तो ये हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें जो हमारा 27 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वो सतर्क का कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि वो निर्णय ले रहा है बच्चों की समस्या का और एक सूची भी बना रहे हैं जिनमें के नुकसान के प्रत्येक पहलू को विचार कर सके बाद में, जिनमें जो भी फायदे और नुकसान, क्या फायदा क्या नुकसान। तो ये एक तरह से सतर्क का मतलब कि उसका प्रस्तुति कर रहा है, बिहेवियर से ये पूछ रहा है आपका व्यवहार से। 28 क्वेश्चन का था एक समस्या सुधारक बच्चा ब्लैंक विचारों के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है? सृजनात्मकता से, या फिर सेकंड आपका सौंदर्य बोधता से, या फिर थर्ड आपका अमूर्तता से, या फिर फोर्थ आपका ऑप्शन तार्किक से। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तार्किक से। ओके, तार्किक से कैसा? क्योंकि समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना दोनों का मूल्यांकन कर रहा है। ओके, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इसमें मतलब क्रिएट कर रहा है। 29 क्वेश्चन क्या कहता है? जिस दिए गए कार्यों को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ओके, ड्रिल और अभ्यास कहेंगे, जो कि नो
ये तो हम ड्रिल और अभ्यास हम जानते हैं कि वो नहीं कहा जाएगा। क्या उसे उपभोक्ता प्रकार कार्य कह या निर्माणवादी यानी कि निर्णयात्मक नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कहता है? 29 कहता है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहेंगे? हाँ, सोचा जा सकता है। और या फिर निर्माणात्मक प्रकार का कार्य कहेंगे? नो, नहीं, एक तरह से नहीं। या फिर समस्यात्मक प्रकार का कार्य कहेंगे। ओके, तो ये एक तरह से उपभोक्ता प्रकार का कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आनंद ले रहा है ना, स्वभाव से एक तरह से स्वभाव आनंद लेते हुए उस कार्य को कर रहे हैं बच्चे। ओके, प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसीलिए हमारा उपभोक्ता प्रकार का यानी कि कंज्यूमर टाइप टास्क हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कहता है? बहुत संवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और ब्लैंक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो किस तरीके से? पहला ऑप्शन है आपका गति बोधक के द्वारा, या फिर सेकंड आपका कहता है कि कर्ण कोटर द्वारा, या फिर प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है अवलोकन द्वारा। तो हमारा 30 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गति बोधक द्वारा। ओके, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि का अधिगम जो कि दृश्य देखना, श्रव्य सुनना, स्पर्श छूने से संवेदी एक प्रयोग कर रहा है ना। तो ये हमारा गति बोधक है, गति के द्वारा यानी कि मूवमेंट के थ्रू, एक तरफ से टच करके फील करके। ओके, तो ये आपका बताया जाए ज़रा। ओके ना मेरे फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चंस आई होप भैया 30 कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा जो पेपर 2018 का पेपर था सीडीपी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बार मैं इसी पेपर से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखिए लाऊंगी। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद है और लगे कि नेक्स्ट टाइम लाना चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।